हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 15th ऑफ जनवरी 2025। 15 जनवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो आज के इस न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल आए हुए हैं उनको हम लोग सबसे पहले हेडलाइन के माध्यम से डिस्कस कर लेंगे, जैसा कि एज यूजुअल हम लोग करते हैं। और कल मकर संक्रांति की वजह से आज आप लोगों को द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है वो ऑफिशियली पब्लिश नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग आज द इंडियन एक्सप्रेस को कवर अप करने वाले हैं। और यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो आज है 15th ऑफ जनवरी। अगर आप लोग भूल गए हैं तो मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि आज हम लोग इंडियन आर्मी डे के तौर पे 15th ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं हर साल। ओके, सो आज क्या है? इंडियन आर्मी डे। ओके, इंडियन आर्मी डे हर साल हम लोग 15th ऑफ जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं? स्टार मार्क करके इसको लिख लीजिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15th ऑफ जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं इंडियन आर्मी डे? ये मैं आप लोगों को आज इसका आंसर बता दूंगा। ओके, 15th ऑफ जनवरी को 1949 को क्या हुआ ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा जी ने चार्ज लिया था किस चीज का? फर्स्ट कमांडर इन चीफ का चार्ज लिया था ऑफ इंडियन आर्मी। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 15 जनवरी को ही क्यों हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंडियन आर्मी डे। ओके, तो आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि 15 जनवरी को हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा जी ने पहले कमांडर इन चीफ का चार्ज लिया था इंडियन आर्मी का 15 जनवरी को ही। ओके, इसलिए हम लोग 15th ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं इंडियन आर्मी डे। होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ये सारे इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होंगी। ओके, मूविंग ऑन टू द हेडलाइंस की तरफ हम लोग मूव करते हैं और डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट हेडलाइंस को फॉर द डे ऑफ 15th ऑफ जनवरी 2025। ओके, पहला इंपॉर्टेंट न्यूज पहले पेज की हेडलाइन पे आप लोगों को मिलेगा। पीओके इज फॉरेन टेरिटरी फॉर पाकिस्तान यूज फॉर टेरर आउटपुट्स एज वेल एज टेरर एक्टिविटीज सेज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने वार्निंग दिया है पाकिस्तान को और कहा है कि इस एरिया को यहाँ पे टेरर आउटफिट्स जैसी चीज़ों के लिए या फिर टेरर एक्टिविटीज़ जैसी चीज़ों के लिए यूज़ ना किया जाए। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए ये क्या है? एक फॉरेन टेरिटरी है। ठीक है, उसको यहाँ पे किसी भी तरीके से वो यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे आर्टिकल आप लोगों को पहले पेज पे देखने को मिलेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज सेकंड न्यूज। ओके, इंसिनरेटिंग यूनियन कार्बाइड घोस्ट 337 टन्स ऑफ वेस्ट 250 किलोमीटर ऑफ जर्नी। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। ठीक है, ये जो वेस्ट है इसको यहाँ पे पिथमपुर एरियाज में लेकर जाया गया। ओके, और ये जो वेस्ट है इसको यहाँ पे तीन स्टेप में यहाँ पे इसको बर्न करने की बात की गई है, इंसिनरेट करने की बात की गई है। ठीक है, और इस आर्टिकल में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इस वेस्ट में क्या क्या मिले हुए हैं। ठीक है, इस वेस्ट में क्या क्या मिले हुए हैं, साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि वो कौन से 3 स्टेप्स हैं जिसके साथ इस वेस्ट को यहाँ पे इंसिनरेट किया जाएगा। ओके, सो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मूविंग ऑन टू द थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज, जस्टिस DK उपाध्याय अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो जस्टिस DK उपाध्याय जी हैं इनको यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे इनको अपॉइंट किया गया, कॉलेजियम के थ्रू इनका नाम रिकमेंड हुआ। ओके, तो ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पहले ये कौन से हाई कोर्ट में ये काम कर रहे थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। ओके, मूविंग ऑन टू द फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज नेड अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम सेज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
वर्किंग ऑन टू बेटर एक्यूरेसी बाय 10 to 15% सेज IMD DG। ठीक है, तो IMD के जो DG हैं उनका कहना है कि देखिए हम जो वेदर की जो फॉरकास्टिंग है उसकी यहाँ पे जो बेटर एक्यूरेसी है उसको यहाँ पे इंक्रीज करने के ऊपर हम काम कर रहे हैं। ओके, साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी स्टेटमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, उन्होंने कहा है कि हमें एक बेटर अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम की जरूरत है। ठीक है, तो इस आर्टिकल को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडिया सफर्ड इकोनॉमिक लॉस ऑफ ओवर 1 लाख करोड़ इन नेचुरल कैटास्ट्रॉफिक इन 2023। ठीक है, तो 2023 को लेके यहाँ पे डाटा रिलीज किया गया है और कहा गया है कि इकोनॉमिक लॉस यहाँ पे लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास हमें देखने को मिला है इन नेचुरल कैटास्ट्रॉफिक। ओके, सो इंपॉर्टेंट है, इंडिया को लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास का इकोनॉमिक लॉस हुआ है। ओके, तो ये हम लोग आर्टिकल को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, अडानीज 5G बेट इन लिम्बो एंड आफ्टर पेनल्टीज फ्रॉम DOT में सरेंडर स्पेक्ट्रम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अडानी जी का जो 5G का जो एक स्पेक्ट्रम है ये अभी आज के डेट में लिम्बो में है। ठीक है, लिम्बो का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन वेयर यू आर नॉट सर्टेन व्हाट टू डू नेक्स्ट। ठीक है, तो आपको आगे क्या करना है, आप उस टाइप के सिचुएशन में हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे देखिए DOT की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरफ से हमें यहाँ पे पेनल्टीज लगता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, और हो सकता है कि इनका जो स्पेक्ट्रम है ये यहाँ पे सरेंडर हो जाए। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मूविंग ऑन टू द सेवेंथ इंपॉर्टेंट न्यूज, व्हाई इज इंडिया वार्मिंग स्लोअर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे यहाँ पे जो डाटा है इसको कंपेयर किया गया है, इंडिया के वार्मिंग लेवल को कंपेयर किया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डाटा को डिस्कस करेंगे 1901 से लेके 2024 तक के पीरियड को। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है ये जो आर्टिकल है VVI कर लीजिएगा, ये VVI यहाँ पे है। ओके, मूविंग ऑन टू द एट्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, वाई फर्स्ट अमृत स्नान वॉज ऑन मकर संक्रांति एंड वाई इज इट कंसिडर ऑस्पिशियस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मकर संक्रांति को यहाँ पे अमृत स्नान क्यों कहा जा रहा है, ये हम लोग इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे, और ये ऑस्पिशियस क्यों कंसिडर्ड इसको किया जा रहा है इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नाइन्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, इशूज इन इंडिया बांग्लादेश रो ओवर फेंचिंग ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इशूज आ रहे हैं ड्यू टू 1975 के एग्रीमेंट की वजह से। तो ये 1975 का एग्रीमेंट क्या कहता है ये हम लोग इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे बांग्लादेश क्यों इस चीज़ के ऊपर कंसर्न जता रहा है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंडिया अभी फेंसिंग करने की तरफ मूव कर रहा है क्योंकि यहाँ से चीज़ें जो है इलीगली तरीके से हमें यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इसलिए इंडिया यहाँ पे एक सिंगल रोड वायर्स है उसकी फेंसिंग करने के लिए इंडिया मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है कि इंडिया और बांग्लादेश का बाउंड्री कितने किलोमीटर का है। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, साथ ही साथ इंडिया और बांग्लादेश के कौन कौन से स्टेट हैं जो एक साथ यहाँ पे हैं। ठीक है, एक साथ यहाँ पे कितने स्टेट यहाँ पे एक साथ बॉर्डर करते हैं, बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को आंसर देना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। ठीक है, मतलब कि बांग्लादेश के साथ हमारी कितने इंडियन स्टेट्स हैं जो कि यहाँ पे बॉर्डर शेयर करते हैं, साथ ही साथ कितने किलोमीटर तक का बॉर्डर है इंडिया के साथ बांग्लादेश का। ओके, होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके, मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए राजनाथ सिंह जी ने कहा है, ओके, ट्यूसडे के दिन इन्होंने कहा है कि जो POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये पाकिस्तान के लिए फॉरेन टेरिटरी है, और यहाँ पे जो पाकिस्तान है वो टेरर आउटफिट्स और यहाँ पे जो टेरर एक्टिविटीज़ हैं उन जैसी चीज़ों के लिए यहाँ पे इस रीजन को यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने वार्निंग दिया है पाकिस्तान को। देखिए यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया गया है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह Tuesday warned Pakistan against the allowing of the regions to be used for terror activities। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ के लिए यहाँ पे इन्होंने वार्निंग भी दिया है। ओके, सो होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए POK में वो जो चाहे वो करते हैं। ठीक है, पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं या फिर उनके जो आउटफिट्स हैं वो जो चाहे वो करते हैं, और वो ऐसा नहीं किया जाएगा क्योंकि वो इंडिया का पार्ट है। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से इसके बारे में पता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, इंसिनरेटिंग यूनियन कार्बाइड घोस्ट
337 टन्स ऑफ वेस्ट टू 50 किलोमीटर जर्नी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो जर्नी है इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। ठीक है, कि यहाँ पे जो वेस्ट है इसको पीथमपुर एरिया में कैसे लेकर जाया गया। ठीक है, करीब 12 जो ट्रक्स थे उनमें इस वेस्ट को भर के यहाँ से लेकर जाया गया। ओके, और ये पीथमपुर एरियाज में पहुँचने के बाद आप लोग देखेंगे कि वहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब इस वेस्ट में एक्चुअली है क्या, इसको लिख लीजिएगा। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों डाटा हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इस वेस्ट में क्या है 337 टन्स को यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड कर दिया और आप लोगों को ये पता चलेगा कि इस वेस्ट में है क्या। 162 मेट्रिक टन्स इसमें इवैक्यूएटेड कंटामिनेटेड सॉइल है, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 54 मेट्रिक टन इसमें क्या है सेमी प्रोसेस्ड पेस्टिसाइड्स हैं। 29 मेट्रिक टन इसमें क्या है रेसिड्यू फ्रॉम रिएक्टर्स। ठीक है, रिएक्टर्स के जो रेसिड्यूज हैं वो 29 मेट्रिक टन है इस वेस्ट में। ओके, 92 मेट्रिक टन क्या है नाफ्थोल है। ठीक है, नाफ्थोल विच इज यूज्ड इन डाइज। ठीक है, ऑल्सो इंसेक्टिसाइड्स है इसके अंदर। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा 92 metric ton. Okay, over 900 metric tons of residues fuel gases as likely after incineration to be scientifically buried in landfills. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है, ये मैं आप लोगों को आज यहाँ पे आर्टिकल में बता रहा हूँ कि इस वेस्ट में 337 टन्स जो वेस्ट है इसमें है क्या। तो इसमें ये चार चीजें हैं, इसको यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है। ओके, और 3 यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं। जो 337 टन का जो ये वेस्ट है इसको कैसे यहाँ पे इंसिनरेट किया जाएगा, तो वो 3 स्टेप से यहाँ पे इंसिनरेट करने की बात की गई है। वेस्ट इज इंसिनरेटेड इन ट्विन चैम्बर्स। ठीक है, ट्विन चैम्बर्स में इसको इंसिनरेट किया जाएगा एट 2 टेम्परेचर्स टू इंश्योर दैट हार्मफुल सब्सटेंस आर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तब तक जब तक इसको यहाँ पे जो हार्मफुल इसके सब्सटेंस है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय ना हो जाए तब तक इसको यहाँ पे चैम्बर में क्या किया जाएगा इंसिनरेट किया जाएगा। ओके, द फर्स्ट चैम्बर हैज अ टेम्परेचर ऑफ 800 टू 850 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो पहला चैम्बर है, 2 चैम्बर मैंने आप लोगों को बताया ना, पहला चैम्बर का जो टेम्परेचर होने वाला है वो 800 से 850 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर होने वाला है, और जो दूसरा चैम्बर है उसका टेम्परेचर बिटवीन 1050 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस का होने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों चैम्बर में पहले इसको रखा जाएगा और यहाँ पे इसको बर्न करने की, इसके जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको बर्न करने की कोशिश की जाएंगी। ओके, उसके बाद का जो प्रोसेस है उसको क्वेंचिंग कहा गया है। आफ्टर इंसिनरेशन द रिमेनिंग पॉल्यूटेंट एंड गैस आर स्प्रेड विथ वाटर मिक्स्ड विथ अदर एजेंट्स टू कंट्रोल इमिशंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंसिनरेट होने के बाद जो बचे हुए पॉल्यूटेंट और जो गैस होंगे उसको यहाँ पे क्या किया जाएगा, उसमें वाटर को मिलाया जाएगा, वाटर का उसके अंदर स्प्रे किया जाएगा ताकि यहाँ पे जो इमिशन है, इमिशन के जो एजेंट्स है उसको यहाँ पे कंट्रोल किया जा सके। व्हेन द वेस्ट combustion happen at the high temperature it will lead to the formation of fume gas। ठीक है, एग्जॉस्ट गैस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब वेस्ट कंबस्टन होगा, जब वेस्ट कंबस्टन यहाँ पे हाई टेम्परेचर में होगा तो इससे क्या फॉर्म होगा, एक फ्यूल गैस फॉर्म होगा, फ्लू गैस यहाँ पे फॉर्म होगा जिसको हम लोग एग्जॉस्ट गैस भी कहते हैं। दीज मस्ट बी कंट्रोल बाई क्वेंचिंग। ठीक है, तो इसको यहाँ पे क्वेंचिंग के थ्रू यहाँ पे कंट्रोल करना होगा यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे देखिए सीनियर साइंटिस्ट ऑफिसर्स का कहना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो जो क्वेंचिंग प्रोसेस है ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होने वाला है क्योंकि इंसिनरेट करने के बाद क्वेंचिंग यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा इस चीज को कंट्रोल करने में। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड प्रोसेस दैट इज लैंडफिल। as residue will be buried in sealed container in a landfill in a double membrane area inside the disposal facilities। ठीक है, तो जो लैंडफिल्स में या प्रोसेस है वो बताई गई है कि जो भी यहाँ पे एस रेसिड्यूज हैं वो यहाँ पे सील्ड कंटेनर में इसको बरीड किया जाएगा इन द लैंडफिल इन द डबल मेम्ब्रेन एरिया में। ठीक है, डिस्पोजल फैसिलिटी में ही इस एरिया को डेवलप किया गया है और वहीं पे इसको क्या किया जाएगा, बरीड किया जाएगा। ठीक है, तो ये 3 इजी स्टेप्स यहाँ पे बताए गए हैं कैसे यहाँ पे जो वेस्ट है 337 टन्स का जो वेस्ट है कैसे उसको यहाँ पे प्रॉपरली डिस्पोज किया जाएगा। होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। जस्टिस DK उपाध्याय अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉलेजियम के थ्रू इनका नाम रिकमेंड हुआ ट्यूसडे के दिन और
इनको यहाँ पे चीफ जस्टिस के तौर पे अपॉइंट कर लिया गया है दिल्ली हाई कोर्ट का। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इनका नाम लिख लीजिएगा। ओके, और इनका जो जन्म है ये 1965 को हुआ था उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में। ओके, और इम्पॉर्टेंट है इसलिए ये पर्सनालिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले भी जज रह चुके हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस रह चुके हैं किसके, बॉम्बे के। ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस रह चुके हैं और अब इनको चीफ जस्टिस यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के तौर पे अपॉइंट कर लिया गया है। ओके, होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। ओके, आप लोगों को इंडियन आर्मी का जो मोटो है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, सेवा परमो धर्म। ठीक है, सेवा परमो धर्म, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन सर्विस बिफोर सेल्फ। तो यहाँ पे देखिए, खुद से पहले हम नेशन को सर्व करते हैं, इसलिए जो आपका ये यहाँ का जो ये मैं आप लोगों को मोटो बता दिया, सेवा परमो धर्म। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ओके, सेवा परमो धर्म। ठीक है, सेल्फ बिफोर सर्विस। ओके, दिस इज द मोटो ऑफ इंडियन आर्मी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ से जो टेक अवे करना था हमने ले लिया है। ओके, आगे की तरफ हम लोग मूव करते हैं और देखते हैं हमें आगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर अप करना है। ओके, देखिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमें एक अर्ली अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे आज के डेट में न्यूज़ में क्यों है, ये आप लोगों को पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्यूसडे अर्ज साइंटिस्ट टू डेवलप्ड वार्निंग सिस्टम फॉर अर्थक्वेक एज IMD DG Mrityunjay Mohapatra said that Met Department is working toward improving its weather forecast accuracy by another 10 to 15% in next 5 years and ensure that no localized सर्व वेदर इवेंट्स गोज अनडिटेक्टेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो IMD के जो DG हैं उनके तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि जो वेदर की फॉरकास्टिंग है इसको यहाँ पे इम्प्रूव करेंगे हम अगले 5 सालों में, करीब 10 से 15% की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने की बात की गई है। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कोई भी जो वेदर इवेंट्स हैं, कोई भी जो सर्व वेदर इवेंट्स हैं वो अनडिटेक्टेड नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसी के लाइन में अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, इन्होंने साइंटिस्ट से अर्ज किया है कि यहाँ पे अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम को लेके हमें आना होगा अगर हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखना है तो। ठीक है, देखिए ड्यूरिंग द इनॉग्रल इवेंट्स टू सेलिब्रेट 150 ईयर ऑफ IMD। ठीक है, तो IMD का लगभग 150 साल हो चुका है और इसी के इनॉग्रल इवेंट्स में यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया मिशन मौसम। ठीक है, मिशन मौसम फॉर डेवलपिंग cutting edge weather surveillance technologies and system implementing high resolution atmospheric observations, next generation radars and satellites, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसी के साथ साथ आप लोग देखेंगे अभी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों को यहाँ पे लिखना है मिशन मौसम के बारे में। इसी यहाँ पे इवेंट में इसको लॉन्च किया गया है, इस मिशन मौसम को। ओके, और इसमें आप लोगों को बहुत सारी कटिंग एज वेदर सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज मिलेंगी, उसी के साथ साथ इसमें सिस्टम्स भी इंक्लूड किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ रडार्स एंड नेक्स्ट जनरेशन के जो रडार्स और सैटेलाइट्स है उसको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। ओके, सो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ से यहाँ तक की जो चीज़ें हैं ना इसको आप लोग लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, मूविंग ऑन टू द एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल आप लोगों को आज स्किप कर देना है, कुछ भी यहाँ पे एडिटोरियल में पढ़ने जैसा आज नहीं है। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अडानीज 5G बेट इन लिम्बो आफ्टर पेनल्टीज फ्रॉम DOT में सरेंडर स्पेक्ट्रम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो अडानी ग्रुप्स हैं, अडानी ग्रुप्स टेलीकॉम आर्म्स अडानी डाटा नेटवर्क्स has been penalized by telecom department at least twice since the last year for not utilizing its 5G spectrum so far। ठीक है, तो देखिए वो अब इस चीज़ का यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, इसलिए इनको लगभग यहाँ पे पिछले साल में अगर आप देखें तो 2 बार इनको पेनलाइज किया गया है, अडानी ग्रुप टेलीकॉम आर्म्स को, अडानी डाटा नेटवर्क्स को। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखिए अभी यहाँ पे बताया गया कि आने वाले टाइम में हो सकता है इनका ड्रॉप आउट हमें यहाँ पे देखने को मिले टेलीकॉम के सेक्टर से। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये सारे जो डिसीजंस वो
वो लिए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने इनको मल्टीपल सो कॉज नोटिस इनको भेजा है कंपनी को। ओके, एंड इट हैज़ बीन सेंट ओवर द डिले इन लॉन्चिंग द कनेक्टिविटी सर्विस। ठीक है, तो देखिए ये जो नोटिस इनको भेजे गए हैं ये किस लिए भेजे गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्टिविटी जो सर्विस है उसमें हमें यहाँ पे डिले देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से ये जो सो कॉज नोटिस है वो यहाँ पे इनको भेजे गए हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है। इन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें कही थी, ओके, जो 2022 के जुलाई के ऑक्शन में हुई थी वो यहाँ पे हाईलाइट की गई है आर्टिकल में। अडानी डाटा नेटवर्क हैड ब्राउट 400 MHz स्पेक्ट्रम इन 26 GHz brand of rupees 212 crore in the auction held in 2022 July। ठीक है, which was the first 5G spectrum was auctioned। ठीक है, ये पहला 5G स्पेक्ट्रम इसी टाइम पे ऑक्शन हुआ था और ये उन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे कही थी कि वो यहाँ पे 5G स्पेक्ट्रम को लेकर आएंगे, इस चीज़ को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हाँ यहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी, इसी की वजह से यहाँ पे DOT ने यहाँ पे पेनलाइज करने की बात की है। ओके, इट करेंटली होल्ड 100 मेगावाट ईच इन गुजरात एंड मुंबई। ठीक है, तो 100 मेगावाट के आसपास आप देख सकते हैं गुजरात और मुंबई में है। ठीक है, 50 जो मेगावाट है उसका आप देख सकते हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में है एट दैट टाइम। ठीक है, उस टाइम पे जो कंपनी क्या कहा था, कंपनी ने कहा था इट वॉज परचेजिंग द एयरवेव्स टू प्रोवाइड प्राइवेट नेटवर्क सॉल्यूशन एट अ नंबर ऑफ इट्स बिजनेस वर्टिकल सच एज एयरपोर्ट स्पॉट्स while clarifying that it did not intend to be in the consumer mobility space। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उस टाइम पे कंपनी ने कहा था कि वो इसलिए ये सारी चीज़ों को इसलिए वो खरीद रही हैं क्योंकि यहाँ पे एक टाइप का यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहती हैं। ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क सॉल्यूशन यहाँ पे वो प्रोवाइड करना चाहती है। ठीक है, बट यहाँ पे हमें इस टाइप की कुछ भी चीज़ें यहाँ पे होती हुई नहीं दिखी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे DOT की तरफ से के तरफ से यहाँ पे एक सो कॉज नोटिस भेजा गया। ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे करेंटली उनको पेनलाइज भी किया जा रहा है। ओके, होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गए होंगी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंडिया सफर्ड इकोनॉमिक लॉस ओवर 1 लाख करोड़ इन नेचुरल कैटास्ट्रॉफिक इन 2023। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लगभग $12 बिलियन के आसपास का हमें लॉस हुआ है इन द कैलेंडर ईयर ऑफ 2023। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक्चुअली जो चीज़ें हैं वो किसकी वजह से हमें देखने को मिली है, ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स हैं, जो फ्लड्स आए हैं नदर्न इंडियाज़ में। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जैसे कि बिपरजॉय हो गया, मैचोंग हो गया, ये सारी चीज़ों की वजह से हमें लगभग $12 बिलियन के आसपास का हमें लॉस हुआ है, इकोनॉमिक लॉस हुआ है इन द ईयर ऑफ 2023। ओके, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ये जो रिपोर्ट है ना, ये किसके द्वारा रिलीज किया गया है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। स्विस रे के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया। ठीक है, स्विस रे के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया और कहा गया, उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा कि $12 बिलियन के आसपास का इंडिया को लॉस हुआ है 2023 में। ओके, इंपॉर्टेंट है। ओके, और इन्होंने कहा है कि इकोनॉमिक लॉस इन 2024 आर येट टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो 2024 का इकोनॉमिक लॉस है वो यहाँ पे अभी भी अनवील्ड है, मतलब कि अभी भी उसको क्या करना है, कैलकुलेट हमें करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है, स्विस रे ने अपनी रिपोर्ट में यहाँ पे हाईलाइट किया है कैसे यहाँ पे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो कैसे यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे इंटेंस करती चली गई। ठीक है, चाहे वो बिपरजॉय की मैं बात करूँ, चाहे आपका एक और मैंने साइक्लोन की बात की थी जिसका नाम था मिचोंग। ठीक है, तो उसकी बात करूँ तो कैसे यहाँ पे चीज़ों को इम्पैक्ट करती हुई हमें यहाँ पे देखने को मिली है। ठीक है, तो इस साइक्लोन्स को अगर आप देखें तो इस साइक्लोन की अगर स्टडी करें आप लोग तो आपको ये पता चलेगा कि नाइबरिंग स्टेट जैसे महाराष्ट्र और राजस्थान, इनको भी इस साइक्लोन ने इम्पैक्ट किया है। ठीक है, लार्ज स्केल पे हमें यहाँ पे विंड्स एज वेल एज स्टॉर्मी विंड्स, हैवी रेनफॉल्स, ये हमें यहाँ पे इसकी वजह से देखने को मिली और इसकी वजह से हमें यहाँ पे इकोनॉमिक जो लॉस हुआ है वो हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, सो फ्लड causes by heavy rains in northern India between July 10 to 15, 2023 impact Himachal Pradesh including the town of Shimla, Delhi, Swiss Re report says। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्विस रे रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि जो हैवी हमें रेन्स देखने को मिले नदर्न इंडिया में, उसकी वजह से अगर आप देखें शिमला जैसे जो टाउन्स हैं उस पर भी हमें इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, तो होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर हमें जो टेक अवे करना था वो हमने कर लिया। जो हम यहाँ पे एक
एक्सप्लेन्ड पेज आया हुआ होता है इस आर्टिकल, इस न्यूज़पेपर में, उसको हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। वाई इंडिया इज वार्मिंग स्लोअर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इंडिया के जो यहाँ पे डाटाज हैं उसको यहाँ पे वर्ल्ड से कंपेयर किया गया है, उसको यहाँ पे इंडिया का जो टेम्परेचर है उसको यहाँ पे वर्ल्ड से कंपेयर किया गया है। आप लोग इस टेम्परेचर चार्ट को आप लोग देख सकते हैं। ये जो रेड वाला पार्ट है ना, ये जो रेड वाला जो लाइन जा रहा है, इट इज डेडिकेटिंग टू वर्ल्ड, ठीक है। ये किसको डेडिकेट कर रहा है, ये वर्ल्ड को डेडिकेट कर रहा है। एंड ये ऑरेंज वाला पार्ट है, इट इज डेडिकेटिंग टू इंडिया, ठीक है। तो ये इंडिया के टेम्परेचर को डेडिकेट कर रहा है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है IMD वर्सेस WMD, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये, ठीक है, और IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सॉरी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होगा ये, ओके, वो है ना ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो इंडिया का जो डाटा है वो आप लोग देख सकते हैं, वर्ल्ड के कंपैरिजन में ये लोअर है। वर्ल्ड के कंपैरिजन में ये जो डाटास है ये लोअर है। यहाँ पे इंडिया का है और यहाँ पे वर्ल्ड का है, ठीक है। हालांकि इंडिया में आप देखें तो जो सिचुएशन है वो अलग है, ठीक है। इंडिया में जो सिचुएशन है वो अलग है। हालांकि 2024 का एवरेज टेम्परेचर है इंडिया में, इट वाज 1.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 1.2 डिग्री सेल्सियस था। अगर मैं इसको कंपेयर करूं 1901 से 1910 के डाटास में, तो हमें इसका 1.2 डिग्री का, हमें 1.2 डिग्री सेल्सियस का हमें यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिला टेम्परेचर में। मतलब कि आप लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 1901 से 1910 ये जो डाटा है और 2024 का जो डाटा है ये वाला, ठीक है, 0.90 के आसपास, इसका और इसके बीच का जो गैप है ना वो 1.2 डिग्री सेल्सियस का है। इसका और इसके बीच का जो गैप है वो 1.2 डिग्री सेल्सियस का है, ठीक है। तो ये इतना हायर है, जो उस टाइम पे जो एवरेज था वो उससे इतना ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गई, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ओके। दिस इज लोअर देन 1.6 डिग्री सेल्सियस ओवर ग्लोबल लैंड सरफेस फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि ये वर्ल्ड के कंटेस्ट में क्या बोल रहा है। वर्ल्ड के कंटेस्ट में कह रहा है कि ये जो इस टाइम पे है वर्ल्ड में, जो इस टाइम पे यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, इस टाइम पे यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं, ये वर्ल्ड में अगर आप देखें तो प्रेजेंट में 1.2 को क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मेजरमेंट है, ये 1.6 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं। होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ओके। तो यहाँ पे इंडिया में चीज़ें थोड़ी अलग है, ठीक है। यहाँ पे इंडिया में जो चीज़ें हैं वो थोड़ी अलग है। 2024 का जो साल है इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे इट वाज 0.65 डिग्री सेल्सियस हायर देन नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 0.65 डिग्री सेल्सियस हमें हायर देखने को मिला है नॉर्मल से, ओके। तो ये जो डाटाज है ना ये यहाँ पे बताए गए हैं अनइक्वल है, ठीक है। इंडिया में जो अनइक्वल हमें वार्मिंग देखने को मिल रहे हैं वो हमें यहाँ पे डाटाज के थ्रू पता चलता है, ठीक है। देयरफॉर द एवरेज ऑफ 1901-1910 पीरियड might be more useful baseline for comparing the temperature rise over the India with the whole as a whole, okay. The IMD data shows that average temperature over India in 2024 was about 1.2 degree Celsius higher than that the 1901 ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पे करके बताई वही चीज़ों को आप लोगों को यहाँ पे आर्टिकल में देखने को मिलेगा ना। व्हाट इज द रीजन फॉर लोअर वार्मिंग, हमें ये यहाँ पे डिस्कस करना है, क्योंकि आर्टिकल का मेन मकसद यही है कि इंडिया में स्लोअर वार्मिंग क्यों हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। द 1.2 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग ओवर इंडिया इज कंसिडरेबली लेस देन 1.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऑफकोर्स 1.6 डिग्री से ये 1.2 डिग्री सेल्सियस कम है, ओके, कम है, ओके। लेकिन it is not surprising, ठीक है, it is not surprising, but it does not mean that the threat of climate change is less over India compared to the other areas। अगर ये यहाँ पे डिग्रीज में हमें अंतर देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि क्लाइमेट चेंज में हमें यहाँ पे थ्रेट देखने को ना मिले, ठीक है। थ्रेट उतना ही रहेगा, थ्रेट उतना ही रहेगा। इंडिया का जो रीजन है, इंडिया का जो लोकेशन है जहां पे इंडिया स्थित है, वो इंडिया को इस टाइप का एडवांटेज दे रहा है, वो इंडिया को इस टाइप का एडवांटेज दे रहा है क्योंकि इंडिया इज लोकेटेड इन द ट्रॉपिक, क्वाइट क्लोज टू इक्वेटर, ठीक है। इट इज क्वाइट क्लोज टू इक्वेटर, आप लोगों को अच्छे से पता है। नाउ द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर, द राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर हैज बीन मोर प्रोनाउंस्ड इन द हायर एल्टीट्यूड एरियाज और हायर एल्टीट्यूड रीजन्स, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे जो ग्लोबल टेम्परेचर में इंक्रीमेंट
हीट या फिर ग्लोबल टेम्परेचर में जो राइज है वो ज़्यादातर कहाँ और किस रीजन में आपको देखने को मिलेगा? ज़्यादातर आपको हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, नियर द पोलर रीजन्स, ठीक है, पोलर रीजन्स के जो एरियाज होंगे वहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी दैन द नियर द इक्वेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट और क्लियर हो गई होंगी कि जो एरियाज हैं, किस एरियाज में आपको ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा देखने को मिलेगा, किस एरियाज में ग्लोबल टेम्परेचर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। उस एरियाज में जहाँ पे जो एरिया हायर एल्टीट्यूड में होगा, मतलब कि जो एरिया आपको पोल के करीब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ना कि इक्वेटर के करीब, ठीक है। इसलिए इंडिया में जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे कम है। होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, नाउ दिस इज एट्रीब्यूटेबल टू अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ एटमॉस्फेरिक फिनोमिना इंक्लूडिंग हीट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रॉपिक टू पोल्स थ्रू प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ एयर सर्कुलेशंस। मोस्ट ऑफ द ग्लोबल लैंड मास लाइज इन द हायर एल्टीट्यूड्स, ठीक है। तो आप लोग को देखेंगे ज़्यादातर जो ग्लोबल लैंड मास है वो हायर एल्टीट्यूड में स्थित है। द पोलर रीजन पार्टिकुलरली द आर्कटिक्स हैव बीन सीन सब्सटेंशियली हायर वार्मिंग्स, ठीक है। तो आर्कटिक का जो एरियाज है यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादातर वार्मिंग आपको देखने को मिलेगा। ओके, और द आर्कटिक हैज़ सीन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज बाय एटलीस्ट 2 times कंपेयर टू द ग्लोबल एवरेज, ठीक है। तो ग्लोबल एवरेज का जितना जो टेम्परेचर यहाँ पे है उसका यहाँ पे 2 गुना ज़्यादा हमें यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिल रहा है इस रीजन में, अकॉर्डिंग टू द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC का ये कहना है, ठीक है। तो जहाँ पे अगर आप देखेंगे कि 1% की तेज़ी से यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, वहीं पे आर्कटिक में आपको 2% की तेज़ी से आपको जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड अनदर रीजन फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू हायर टेम्परेचर इज इन द राइज ऑफ आपका एल्बिडो इफेक्ट्स, ठीक है। तो आपका जो एल्बिडो इफेक्ट है उसकी वजह से अगर आप देखें तो यहाँ पे पोलर रीजन में टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। द आइस कवर इन द आर्कटिक इज मेल्टिंग, ठीक है। तो जो आइस यहाँ पे आर्कटिक में है वो यहाँ पे मेल्ट हो रहा है, एक्सपोजिंग मोर लैंड टू वाटर टू द सन्स। ओके, आइस ट्रैप लेस हीट एंड रिफ्लेक्ट मोर टू द सोलर रेडिएशन कंपेयर टू द लैंड एंड वाटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आइस है उसकी वजह से अगर आप देखें तो इस रीजन को यहाँ पे ज़्यादातर अगर आप देखें तो इस रीजन में टेम्परेचर का हमें यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिला है आइस की वजह से, क्योंकि ये जो आइस है ये ज़्यादातर यहाँ पे आप देखें जो हीट है उसको यहाँ पे लेस ट्रैप करते हैं, और यहाँ पे बहुत ही एज पर कंपेयर टू लैंड एंड वाटर के कंपैरिजन में यहाँ पे इट रिफ्लेक्ट्स लेस, ठीक है, इट रिफ्लेक्ट लेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो लैंड और वाटर है ये यहाँ पे चीज़ों को लेस रिफ्लेक्ट करती है एज पर कंपेयर टू आइस, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी वजह से आपको यहाँ पे लोअर वार्मिंग में इंडिया में थोड़ा सा स्लोअर पेस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आइस का यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आपको आइस यहाँ पे जो हीट है वो आपको लेस ट्रैप करता है, ठीक है, और क्या रिफ्लेक्ट करता है, सोलर जो रेडिएशन है उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है एज पर कंपेयर टू लैंड एंड वाटर, ठीक है। मोर ओवर यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको और मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बता दूँ तो जो एरोसॉल का जो यहाँ पे ग्रेटर कंसंट्रेशन है ऑफ ओवर सस्पेंडेड पार्टिकल्स में एटमॉस्फेयर में जो एरोसॉल की जो मात्रा है, ठीक है, इसकी वजह से भी हमें यहाँ पे टेम्परेचर राइज में इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है इन द इंडियन रीजन्स, ठीक है। और यहाँ पे इसकी वजह से भी अगर आप देखें तो टेम्परेचर कम स्पीड से बढ़ रहा है, क्योंकि एरोसॉल जो है, जो आपका एरोसॉल है ये जनरली एक कूलिंग इफेक्ट यहाँ पे देने का काम करता है, ठीक है, कूलिंग इफेक्ट देने का काम करता है, ठीक है। इट ऑल्सो अफेक्ट क्लाउड फॉर्मेशंस को भी यहाँ पे ये हैम्पर करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। और इसी की वजह से अगर आप देखें तो यहाँ पे जो इंडिया है उसमें आपको देखने को मिलेगा क्या, ग्रेटर अमाउंट ऑफ डस्ट आपको देखने को मिलेगा विच लेड टू द ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो इसी की वजह से हमें यहाँ पे कुछ इसके पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलते हैं तो कुछ इसके बैड और नेगेटिव इंपैक्ट भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए इस आर्टिकल में यहाँ पे जो अमिताभ सिन्हा है जो जिन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है, उन्होंने कहा है कि हमें यहाँ पे एक जो IMD है उसको यहाँ पे एम्पावर करने की ज़रूरत है, एम्पावर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम अगर इसको एम्पावर करेंगे तो आने वाले टाइम में ये एक एडिक्वेट और एक सफिशिएंट डाटा हमें क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो वी नीड टू स्ट्रेंथन द IMD, हमें यहाँ पे स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है IMD को, ओके। यहाँ पे ऐसा यहाँ पे ऑथर का कहना है, ओके। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। और देखिए यहाँ पे जो मिशन लॉन्च हुआ है, मिशन मौसम, उसमें यहाँ पे चीज़ों को बताया गया है कि एक्सपेंडिंग द वेदर ऑब्जर्वेशन नेटवर्क एंड स्ट्रेंथनिंग कंप्यूटिंग एंड एनालिसिंग कैपेबिलिटीज इज अ प्री रिक्विजिट, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को प्री रिक्विजिट करना है, मतलब कि प्रायोरिटी देना है, टॉप प्रायोरिटी देना है इस चीज़ को, ओके। वेदर ऑब्जर्वेशन नेटवर्क्स हमें लेके आने होंगे, ठीक है, कंप्यूटिंग को स्ट्रेंथन करने होंगे, ठीक है, और इससे रिलेटेड जितने भी एनालिसिस होंगे उसको हमें सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी में करने होंगे। द लॉन्च ऑफ मिशन मौसम
हैज़ बिन डन विद दिस पर्पस, ठीक है। तो मिशन मौसम को इसी पर्पज से लॉन्च किया गया है। एंड द ऑब्जर्वेशन नेटवर्क्स ऑफ IMD एंड कॉन्सिक्वेंटली इट्स कैपेबिलिटीज हैज़ इंक्रीज कॉन्सिडरेबली इन द रिसेंट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो कैपेबिलिटीज हैं वो यहाँ पे हमने रिसेंट ईयर में बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। हाउएवर देयर आर स्टिल रीजन वेयर द नेटवर्क इज स्पार्स, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी रीजन है जहाँ पे अभी भी नेटवर्क की कमी है। ओके, द विजन फॉर विकसित भारत 2047 हैज टू बी इंक्लूडेड अ वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो विजन है विकसित भारत का 2047 का, इसमें यहाँ पे वेदर मॉनिटरिंग जो स्टेशन है उसको यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए इन एटलीस्ट एवरी विलेज ऑफ द कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आर्टिकल में ऑथर ने यहाँ पे बताया है, इस चीज़ को लिख लीजिएगा, ठीक है। तो IMD इज गोइंग टू प्ले एन इंक्रीजिंग और विजिबल और क्रूशियल रोल इन सोशियो एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल इन इंडिया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि IMD को क्या करना चाहिए, हमें एम्पावर करना चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पे इनको स्ट्रेंथन करना चाहिए। होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, व्हाई फर्स्ट अमृत स्नान ऑन मकर संक्रांति इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस क्यों इसको कंसिडर किया जा रहा है? पहली बात आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 14 जनवरी को क्या है, मकर संक्रांति है, और इसी की वजह से जो शाही स्नान था, जो आपका रॉयल बाथ था, इसको यहाँ पे फर्स्ट अमृत स्नान कहा गया है, ठीक है। महाकुंभ अभी अंडरवे है इन प्रयागराज। ओके, 45 डेज का ये इवेंट है। 45 डेज का कब कंक्लूड होगा? फरवरी 26 को ये कंक्लूड होगा। ओके, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, और हर 12 साल के बाद आपको ये कुंभ मेला देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ओके, और इट इज एट द बैंक ऑफ संगम द गंगा, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर रिस्पेक्टिवली। इट इज बिलीव दैट बाथिंग इन दीज रिवर ड्यूरिंग द कुंभ वॉश्ड अवे वन सिंस, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे नहाने से आपके जो पाप है वो धुल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे देखिए मिथ्स है, ये आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें आप लोगों को नॉलेज में होनी चाहिए, ठीक है। तो सम डेट्स ड्यूरिंग द कुंभ पीरियड्स आर कंसिडर्ड स्पेशली ऑस्पिशियस। ऐसा यहाँ पे कहा गया है कि कुछ डेट्स जो हैं यहाँ पे कुंभ के जो पीरियड्स हैं उसको कहा गया है कि वो ऑस्पिशियस है, डिपेंडिंग ऑन द अलाइनमेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स, ठीक है। सन और जो मून्स है उसकी जो अलाइनमेंट्स है उसकी वजह से ये जो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो डिप है वो यहाँ पे सबसे पहले साधु लोग लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन लेंगे, उसके बाद यहाँ पे बाकी लोग लेंगे, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी यहाँ पे साधु लोगों को दी जाती है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और यहाँ पे 14 जनवरी को इंपॉर्टेंट डे इसलिए कहा गया है क्योंकि सन मूव्स इनटू मकर राशि, ठीक है। तो सन जो है वो किस राशि में मूव कर रहे हैं? मकर राशि की तरफ वो मूव कर रहे हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, और इसी के साथ साथ मकर संक्रांति के साथ साथ सन इज मूविंग टू उत्तर, ठीक है। तो उत्तर में अगर आप देखें तो उत्तरायण पीरियड की शुरुआत आप लोगों को यहाँ पे होती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इसी की वजह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये जो पीरियड है ये क्या है? ऑस्पिशियस पीरियड है। होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इशूज इन इंडिया एंड बांग्लादेश रो ओवर फेंसिंग ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बॉर्डर को फेंस करने की बात की जा रही है। ओके, 4096.7 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उसको यहाँ पे फेंस करने की बात की जा रही है, ठीक है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में इतना करीब बॉर्डर यहाँ पे शेयर होता है। जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था वो यही है, ठीक है। जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन पूछा था वो यही है। और मैं आप लोगों को बता दूं, इंडिया के जो 5 स्टेट है वो यहाँ पे बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। नाम आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन से वो 5 स्टेट यहाँ पे बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। ओके, होप आप लोग ये सारी चीज़ें समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंडिया ने भी यहाँ पे बांग्लादेश के जो इन्वॉय है उसको यहाँ पे उससे बातचीत की है, और बांग्लादेश ने भी इंडियन इन्वॉय से यहाँ पे बातचीत की है, ठीक है। और कहा है कि जो यहाँ पे फेंसिंग की जा रही है उसको ना किया जाए, ठीक है। उसको यहाँ पे प्रॉपरली ऑब्जर्व किया गया है। इंडिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि इंडिया ने सारे प्रोटोकॉल्स और एग्रीमेंट्स जो कि दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में हुए हैं उसको यहाँ पे ऑब्जर्व किया है और अच्छे तरीके से पढ़ा है, और कहा है कि जो हम वो फेंसिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे परमानेंट बॉर्डर नहीं क्रिएट कर रहा है, ठीक है। परमानेंट बॉर्डर यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहा है। हम लोगों को यहाँ पे 1975 में जो यहाँ पे ज्वाइंट इनिशिएटिव हुआ था, ज्वाइंट गाइडलाइन इनिशिएटिव हुआ था फॉर द बॉर्डर अथॉरिटीज, उसको हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। अकॉर्डिंग टू 1975 ज्वाइंट इंडिया बांग्लादेश गाइडलाइन फॉर बॉर्डर अथॉरिटीज, नो डिफेंस स्ट्रक्चर कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद इन 150 यार्ड्स ऑफ जीरो लाइन और इंटरनेशनल बाउंड्री बाई आइदर साइड। दोनों साइड की तरफ से 150 यार्ड के एरिया में कोई भी डिफेंस स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट नहीं किया जाएगा इस
एग्रीमेंट के थ्रू, इस एग्रीमेंट के थ्रू इस चीज़ को लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। हालांकि मैं आप सभी को बता दूं, एसके सूद जी जो कि एक एडिशनली डीजी है बीएसएफ के, उनका कहना है, एक रिटायर्ड ये एडिशनली डीजी है, ओके, इनका कहना है कि इंडिया डजंट कंसिडर्ड वायर फेंसिंग टू डिफेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो इंडिया इस चीज़ को कंसिडर नहीं करता है कि हम यहाँ पे अगर वायर फेंसिंग कर रहे हैं तो हम अपने डिफेंस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। बांग्लादेश और पाकिस्तान इस चीज़ को मानता है, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी, ओके। बांग्लादेश हैज़ एसेंशियली 2 ऑब्जेक्शन ऑन एसआरएफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिंगल रोज फेंसिंग्स है उसके ऊपर यहाँ पे 2 ऑब्जेक्शंस है। एक तो 1975 का एग्रीमेंट जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि 150 यार्ड के बीच में यहाँ पे कोई भी डिफेंस जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे नहीं बनाए जाएंगे। दूसरा यहाँ पे इरेक्टिंग अ फेंस इन इनकन्वीनियंस टू रेसिडेंट्स अलॉन्ग द बॉर्डर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे बॉर्डर्स के साइड्स में, बॉर्डर लाइन में यहाँ पे जो विलेजेस में जो लोग रह रहे हैं उसके लिए यहाँ पे इनकन्वीनियंस है, ठीक है, ये भी यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो एसआरएफ है उसकी जो यहाँ पे लगाने की बात चल रही है, वो मेन पर्पज क्यों यहाँ पे बताया गया है, टू स्टॉप एनिमल मूवमेंट्स एंड टू चेक ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स डज नॉट हैव एनी डिफेंस पोटेंशियल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो एनिमल्स की मूवमेंट्स है उसको स्टॉप करने के लिए, साथ साथ जो ट्रांस बॉर्डर्स जो क्राइम्स हो रहे हैं उसको यहाँ पे रोकने के लिए, ये जो यहाँ पे डिफेंस जो चीज़ें हैं, जो यहाँ पे एसआरएफ है उसको यहाँ पे सही तरीके से लेके आने की बात की गई है, ना कि डिफेंस पोटेंशियल को हम यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि स्ट्रक्चर जो कि डिफेंस पोटेंशियल को दर्शाते हैं, कंसीडर करते हैं, वो स्ट्रक्चर किस टाइप के होते हैं, कॉन्क्रीट वॉल के होते हैं, बंकर्स उसमें हो सकते हैं, कॉन्क्रीट पिल्स बॉक्स हो सकते हैं, स्टील के टावर्स हो सकते हैं, डच कम बंस हो सकते हैं, ठीक है, विच इज बिल्ट ऑन प्लेन लैंड टू क्रिएट अ कैनल्स विद डीप एंड हिडन बंकर अलॉन्ग साइड, और बंकर वेयर द सोल्जर्स आर स्टेशंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम अगर कर रहे हैं बॉर्डर एरियाज में तो वो एक डिफेंस स्ट्रक्चर दर्शाता है। बट जो फेंसिंग हो गई, फेंसिंग को हम लगा सकते हैं क्योंकि वो डिफेंस स्ट्रक्चर को नहीं दर्शाता है, वो हम अपनी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से लगा रहे हैं, ताकि जो क्राइम जैसी चीज़ें हैं, ताकि जो एनिमल की जो मूवमेंट्स है, ट्रांस बॉर्डर जो क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं वो यहाँ पे ना बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि सारी चीज़ों को यहाँ पे मद्देनजर रखने के बाद ही इस सारी चीज़ों को किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे देखिए विलेजर्स की परमिशन ली जाएंगी, विलेजर्स की परमिशन ली जाएंगी और उनकी परमिशन के बगैर हम ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे विलेजर्स से या फिर जो हाउस होल्ड्स हैं उनसे पूछ के यहाँ पे फेंसिंग्स जो लाइन्स है उसको ड्रॉ किए जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है कि उनकी मूवमेंट्स को भी यहाँ पे देखा जाएगा, उनसे पूछ के यहाँ पे देखिए गेट्स को रखे जाएंगे, डिस्टेंस वाइज यहाँ पे गेट्स को रखे जाएंगे, और जो वहाँ पे टाइमिंग होगा गेट की ओपनिंग और क्लोजिंग का, वो यहाँ पे आफ्टर द डिस्कशन ऑफ विलेजर्स और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसके बाद ही वो सारी चीज़ों को तय किया जाएगा, ओके। और इन केस ऑफ इमरजेंसी के टाइम पे भी बीएसएफ यहाँ पे गेट्स को ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो इंडिया की तरफ से हमें देखने को मिले हैं। होप आप लोगों को ये सारी जो पॉलिसीज़ है वो समझ में आ गई होंगी, ओके। और अभी तक यहाँ पे देखिए होम मिनिस्ट्री का जो डाटा है वो हमें बताती है कि करीब यहाँ पे 3141 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उसको यहाँ पे अब तक फेंस कर लिया गया है, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पे स्टेटस है फेंसिंग का। होप आप लोगों को ये स्टेटस समझ में आया होगा, ओके। नाउ यहाँ पे स्पोर्ट्स सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, सो दैट सेट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।